आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं लेके आया हूँ आज आप सबों के लिए 12वीं क्लास का हिंदी का मैं लेके आया हूँ आज पदखंड से क्या कहता है मलिक मोहम्मद जैसी जो एक कविता है, इस कविता के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो कविता को मैं बताएंगे, बहुत सी शॉर्ट में बताएंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे तो बहुत ही लॉन्ग का काम करेगा आपके लिए। बस आपको सिर्फ समझना है, क्या है आपको बस समझना है। तो आज बताएंगे मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में, और इसका कविता क्या है, नाम है कड़बक। क्या नाम है इस कविता का? नाम क्या है? कड़बक इसका कविता का नाम है। तो चलिए, यहाँ तक आप जानते हैं कड़बक इसका कविता का नाम है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो 15वीं सती उत्तरार्ध यानी 1492 ईस्वी में लगभग में हुआ था। उसके बाद मृत्यु की बात किया जाए तो मृत्यु कब है? 1548 ईस्वी में भी मृत्यु है लगभग में। तो चलिए अब बात करते हैं निवास स्थान की। तो निवास स्थान कहाँ है? जायसी कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश है। यानी ऑप्शन में आपका आएगा कि निवास स्थान कहाँ है? जायसी कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। यानी जायसी कब्र एक हुआ, अमेठी 2 उत्तर प्रदेश, और तीसरा में क्या आएगा? सभी। तो आपको डी में मांगना है, क्या है? सभी आएगा। बस इसको याद रखना है। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम की पीर के कवि थे। किसके कवि थे? प्रेम के पीर के कवि के नाम से इसे जाना जाता था। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। प्रथम कड़बक में कवि अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में ही कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें 2 पद है, यानी एक खंड 2 है। तो इसमें खंड में एक में क्या कहता है? अपने आंख के बारे में कहते हैं, और वह रूप से अधिक अपने गुणों की ओर यानी और अपना ध्यान खींचते हैं। यानी रूप से अधिक अपना गुण, मतलब हम मेरा शरीर मत देखिए, मेरा गुण को देखिए। उसी तरह यहाँ पे क्या कहता है कि आगे क्या कहता है? भावार्थ प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी के माध्यम से रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं। क्या है? महाकाव्य पद्मावत के अंश हैं। तो अब चलते हैं, बात करते हैं क्या है कि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले देख लेते हैं यह प्रस्तुत 2 कड़बक संकलित है। यह पद्मावत के क्रम से प्रारंभिक और अंतिम छंदों में से लिया गया। प्रारंभिक और अंतिम छंद में से लिया गया। कौन? पद्मावत से लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? क्या कहता है? कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों? दर्पण मतलब क्या होता है? शीशा होता है। क्या होता है? शीशा होता है। तो उस शीशा से क्यों की, यानी दर्पण दूसरे से क्यों की है? तो इसका आंसर कहाँ से लिखना है आपको? इसका आंसर लिखना है आपको, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। ये सत्य है, क्योंकि दर्पण स्वच्छता और शुद्ध है। यानी दर्पण में हम आईना में जो देखेंगे हमें बस वही साफ साफ दिखाई देगा। चाहे मेरा एक कान में कुछ भी लगा हुआ हो, एक गाल में कुछ भी लगा हुआ हो, हमें दर्पण वो शुद्ध शुद्ध दिखाई देगा। तो आपका यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहता है क्योंकि दर्पण से क्योंकि वो शुद्ध दिखाई देता है। ठीक, यहाँ तक वह मनुष्य का वैसा ही प्रतिबिंब देखता है। मनुष्य क्या कुछ भी आप देखिएगा आईना में तो वैसा ही प्रतिबिंब नजर आएगा जैसा वो सामने है। तो वैसा ही प्रतिबिंब नजर देखता है, यानी आता है जैसा वह स्वतः में है, यानी जो वो हकीकत में है वह उसको वैसा ही दिखाई देता है। कभी दर्पण की भांति स्वयं को शुद्ध और पवित्र भावों से परिपूर्ण मानता है। यानी यहाँ पे क्या किया? उल्टा बात कह दिया। क्या है? उसी दर्पण के तरह कवि जो है, कौन है कवि? कवि मलिक मोहम्मद जैसी अपने आप को समझता है उसी दर्पण की तरह पवित्र और क्या शुद्ध। क्या समझता है? पवित्र और शुद्ध समझता है, परिपूर्ण मानता है। उनके हृदय से जरा सी कृमिता नहीं है। क्या? उसके हृदय में जरा सी भी खोट नहीं है किसी दुष्ट व्यवहार की। उनके इन शुद्धों भावों के कारण ही बड़े बड़े सुंदर लोग उनके पैर पकड़कर उनके चेहरों को लालसा से देखते हैं। यानी उनके चेहरे को देखने का मन करता है, उनका पैर पकड़, इसी गुण के कारण, उसके अंदर ये गुण था तभी वो उसको देखता था, उसके पैर पकड़ के, यानी उनके चेहरों को लालसा से देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा में क्या कहता है कि पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? पहले कड़बक में, यानी कड़बक जो है एक कविता जो है, इसका पहला अंक जो वर्ड है, इसका पहला लाइन में क्या कहता है? पहले कड़बक में ऐसे भी यहाँ पे लिखा है, पहला कड़बक में क्या दिया है? पहला लाइन, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जेई कवि सुनी, चांद जैस जग विधि और तारा दीन कलंक किन्हीं उजियारा। यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अब फिर क्या कहता है कि जग सूझा एक ही नैना उबा सुख अस नखरत महा।
क्या है, नखरत महा, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब इससे इसके ये बोल के कवि क्या साबित करना चाहता है या क्या कहना चाहता है, बस यहाँ का कहने का मतलब यही है क्वेश्चन का। तो यहाँ देखिए कवि ने अपनी कविताओं में कलंक, यानी देखिए किसी भी क्वेश्चन को देने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में लिख दीजिएगा आप। इसको करबक कविता को मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा था, इनका जन्म इतना इतना को हुआ था। इसी तरह लिखने के बाद यह प्रेम के पिता के कवि थे। अब इतना लिख दीजिए तो समझ जाएगा, एक नंबर पर गारंटी आना ही आना है। चलिए अब बात करते हैं, कवि जैसी ने अपनी कविताओं में कलंक, कलंक का मतलब होता है दाग, धब्बा, लालछन, उसका बदनामी। इसका मतलब कलंक, कलंक का मतलब कलंक जिसको लग जाता है उसको बदनामी हो जाता है, यानी दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है, इसको मतलब कलंक होता है। और कांच का मतलब होता है शीशा। क्या होता है, कांच का मतलब शीशा। और कंचन, कंचन मतलब होता है सोना, धन, संपत्ति आदि, ये सब स्वर्ण, ये सब होता है कंचन का मतलब। तो अब बात करते हैं कि आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों की कविता में अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। इस तीनों चीज का क्या है, अपना एक रंग ढंग स्वभाव सकल गुण है। क्या है ये, इसका एक अलग ही गुण है, इसलिए ये विशिष्ट विशेषता है। इसकी विशेषता जो गुण है वो सबसे अलग है। इन शब्दों के माध्यम से कवि ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया, यानी कार्य किया है। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्या कहते हैं, व्याख्या करें। अब यहाँ व्याख्या करने लगता है, तो क्या कहता है व्याख्या में कि चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझा एक ही नैना, हुआ सुख नखरती महा। तो ये कहता है, तो इसका क्या कहता है व्याख्या करने मतलब इसके इस लाइन को पढ़ने के बाद कवि क्या कहना चाहता है, इस लाइन के माध्यम से कवि क्या करना चाहता है, इसी को समझाना है। तो इसको समझाने के लिए हमको क्या करना होगा, लिखना होगा यहाँ पे कि अर्थ में क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। क्या है, महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहता है कि हे ईश्वर, या ईश्वर ने उसे चंद्रमा की तरह इस धरती पर लाया है। क्या है, चंद्रमा की तरह इस धरती पर लाया है, बट जैसे चंद्रमा में कमी है उसी तरह कवि के पास अभी भी कमी है। क्या है, अभी भी कमी है उसके पास। चांद की तरह उनकी कविता की रोशनी दुनिया में फैला रही है, यानी दुनिया में फैल रही है चांद की तरह। चांद में भी खोट है, लेकिन चांद क्या प्रकाश देना छोड़ दिया, नहीं ना। तो उसी तरह कवि के अंदर भी खोट है, लेकिन कवि सबको दुनिया को प्रकाश देता है, यानी दुनिया को अपनी बात फैलाता है, अपनी ज्ञान की प्रसंग सुनाता है। इसलिए कवि यहाँ पे चांद से अपनी क्या कहता है कि बात की है, तुलना की है। क्या की है, तुलना, बराबरी की है। जिस प्रकार ब्रह्मांडों के बीच शुक्र अकेला उगने लगता है, उसी प्रकार कवि ने भी इस संसार को अपनी दृष्टि से बहुत अच्छे से देखा और समझा है। जिस प्रकार तारों के जो ब्रह्मांड है, यानी तारामंडल जो है, सभी तारों में से एक शुक्र ग्रह जो है वो अकेला उगता है, तो क्या उस तारों के अंदर वो घुल मिल जाता है, हाँ मिलता है, लेकिन उस शुक्र ग्रह अलग ही रहता है। उसी प्रकार इस कवि ने इस संसार को भी अपनी दृष्टि से बहुत ही अच्छे तरह से देखा और समझा है। तो चलिए आज का क्वेश्चन ये तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तब तक हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के। 12वीं क्लास का हिंदी था ये, और इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 2-3 क्वेश्चन, इसलिए हम यहाँ पे लेके आए। सेंट्रल एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और फाइनल में भी आने की काफ़ी संभावना और चांस बना हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।